तो अगर हम मॉलिक्यूलर एग्रीगेट्स की बात करें तो ये मॉलिक्यूलर एग्रीगेट्स जो थे वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कॉम्बिनेशन से बनी थी। ठीक है, तो इन मॉलिक्यूलर एग्रीगेट्स को कहा गया प्रोटोबायोन्स। तो ये जो प्रोटोबायोन्स जो थे वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ केमिकल लाइफ थी। ठीक है, these protobions are known as the first form of chemical life। तो ये जो प्रोटोबायोन्स थे एक तरह के कोलाइडल स्ट्रक्चर्स थे जो कि आसपास के मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करके अपने स्ट्रक्चर को इंक्रीज करते थे। ठीक है, पर ये जो थे वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते थे, बट थोड़ी बहुत सिंपल मेटाबॉलिज्म की प्रॉपर्टीज को शो करते थे। ठीक है, तो कुछ कुछ लक्षण लाइफ के इन्होंने शो करना शुरू कर दिए। तो फिर कुछ साइंटिस्ट ने जो थे वो इन प्रोटोबायोन्स के मॉडल्स को तैयार किया आर्टिफिशियली लैब्स में। ठीक है, तो अगर हम इनके मॉडल्स की बात करें तो इनके मॉडल्स की फॉर्मेशन जो थी वो दो साइंटिस्ट ने की थी। एक थे ओपेरेन और दूसरे थे सिडनी फॉक्स। ठीक है, ओपेरेन और सिडनी फॉक्स ने जो थी इनके मॉडल्स की फॉर्मेशन की थी आर्टिफिशियली लैब के अंदर। तो इन मॉडल्स को कहा गया कोजरवेट्स और माइक्रोस्फीयर। तो अगर हम कोजरवेट्स की बात करें तो ये मॉडल जो था वो ओपेरेन के द्वारा बनाया गया था लैब के अंदर आर्टिफिशियल। ठीक है, और इसको जो था वो अपोजिटली चार्ज मॉलिक्यूल की एग्रीगेशन से बनाया गया था। तो इसको जो था वो इसकी फॉर्मेशन जो थी वो अपोजिटली चार्ज मॉलिक्यूल की एग्रीगेशन से हुई। ठीक है, और इसके पास जो थी वो ग्रो करने की टेंडेंसी थी, लेकिन ये रिप्रोड्यूस या डिवाइड नहीं कर सकता था। ठीक है, और दूसरी तरफ माइक्रोस्फीयर्स की जो फॉर्मेशन थी वो सिडनी फॉक्स ने की लैब के अंदर। ठीक है, और इसके पास जो थी वो ऑस्मोटिक स्वेलिंग के थ्रू ग्रो करने की टेंडेंसी थी, और ये डिवीजन की प्रॉपर्टी को भी शो करता था बाय वर्डिंग। अगर हम माइक्रोस्फीयर की फॉर्मेशन की बात करें तो इसको जो था वो अमीनो एसिड को हीट करके बनाया गया था। अमीनो एसिड्स को 150 डिग्री सेल्सियस और अनहाइड्रस कंडीशन में हीट करके जो थे मॉलिक्यूल्स बनी जिन्हें की प्रोटीनोइड्स कहा गया, और फिर इन्हीं प्रोटीनोइड्स को जो था वो दोबारा से वाटर की प्रेजेंस में कूल किया गया, और फिर उसके बाद जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर हमें मिले उन्हीं को ही जो है वो माइक्रोस्फीयर कहा गया। ठीक है, तो ये कोजरवेट्स और माइक्रोस्फीयर्स ये दोनों ही जो थे वो प्रोटोबायोन्स के जो थे वो आर्टिफिशियल मॉडल्स थे। ठीक है, तो अगर हम इनके कंपैरिजन की बात करें तो कोजरवेट्स जो थे वो 1924 में ओपेरेन के द्वारा प्रपोज किए गए। ठीक है, तो दूसरी तरफ माइक्रोस्फीयर्स जो थे वो सिडनी फॉक्स के द्वारा 1958 में प्रपोज किए गए। ठीक है, तो अगर हम कोजरवेट्स के कंपोजिशन की बात करें तो ये जो थे वो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स की एग्रीगेशन से बने थे। ठीक है, तो दूसरी तरफ माइक्रोस्फीयर जो थे वो अमीनो एसिड्स को हीट करके बनाए गए थे। ठीक है, तो कोजरवेट्स की अगर हम बात करें तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो थे वो एग्रीगेट हुए थे, और इनके पास कोई भी बाउंड्री नहीं थी। तो दूसरी तरफ अगर हम माइक्रोस्फीयर की बात करें इनके पास जो थी वो डबल लेयर्ड बाउंड्री थी, लेकिन इनकी ये बाउंड्री जो थी प्रोटीन की बनी हुई थी। ठीक है, और अगर हम कोजरवेट्स की बात करें तो ये अपने सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करके अपने साइज को इंक्रीज करते थे, और लेकिन इनके पास कोई भी डिवाइड करने की टेंडेंसी नहीं थी। लेकिन दूसरी तरफ
माइक्रोस्फेयर जो थे इनके पास डिवाइड और ग्रो करने की टेंडेंसी थी, और कॉजरवेट्स जो थे वो लेस स्टेबल थे, तो दूसरी तरफ माइक्रोस्फेयर जो थे वो ज़्यादा स्टेबल थे। तो अगर हम माइक्रोस्फेयर की बात करें, इनके पास डिवाइड करने की भी टेंडेंसी थी, ये ज़्यादा स्टेबल भी थे, इनके पास डबल लेयर्ड बाउंड्री भी थी जो कि प्रोटीन की बनी थी, ठीक है। तो इस कारण से ये माइक्रोस्फेयर जो थे वो ज्यादा बेटर मॉडल माने गए प्रोटोबायोन्ट्स से एज कंपेयर टू कॉजरवेट्स, क्योंकि कॉजरवेट्स जो थे वो लेस स्टेबल थे, इनके पास कोई बाउंड्री भी नहीं थी, ठीक है, और ये डिवाइड भी नहीं कर सकते थे, ठीक है। सो बिटवीन कॉजरवेट्स एंड माइक्रोस्फेयर को जो है वो एक्सीलेंट मॉडल ऑफ प्रोटोबायोन्ट्स कंसीडर किया गया। फिर ये जो प्रोटोबायोन्ट्स थे इनमें कुछ म्यूटेशंस आई, और इन म्यूटेशंस की वजह से ये मॉडिफाई हो गए यूबायोन्ट्स में। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास ओरिजिन ऑफ यूबायोन्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट इज द ओरिजिन ऑफ यूबायोन्ट्स। तो अगर हम यूबायोन्ट्स की बात करें तो इनको जो है वो प्रोटोसेल भी कहा जाता है। तो प्रोटोबायोन्ट्स में कुछ म्यूटेशंस आए, तो फिर इन्होंने जो है वो न्यूक्लिक एसिड की जो है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी डेवलप कर ली, और साथ ही साथ इन्होंने जो है वो लिपिड कोट भी जो है अपने अराउंड डेवलप कर ली, ठीक है। और इन यूबायोन्ट्स को कहा गया फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ। दीज आर द फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ, ठीक है। और इनका ओरिजिनेशन जो था वो 3 बिलियन ईयर्स एगो हुआ अर्थ पर। तो यूबायोन्ट्स में जो थी वो सेल्फ रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी आ गई, ठीक है, सेल्फ रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी आ गई। दूसरा, इन्होंने जो थी वो लिपिड कोट डेवलप कर ली, ठीक है, जो कि पहले प्रोटोबायोन्ट्स में नहीं थी। और सेल्फ रेप्लिकेशन प्रॉपर्टी आ गई, लिपिड कोट डेवलप कर ली, और इनमें जो था मेटाबॉलिज्म जो था वो और ज्यादा एफिशिएंट हो गया, ठीक है। तो इस कारण से ये ज्यादा एडवांस थे एज कंपेयर टू यूबायोन्ट्स, ठीक है। और न्यूक्लिक एसिड के आने से जो थी वो इनके पास सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी आ गई थी। तो अकॉर्डिंग टू आरएनए वर्ड हाइपोथेसिस, जो फर्स्ट न्यूक्लिक एसिड जो डेवलप हुआ प्रिमिटिव टाइम्स में वो था आरएनए, ठीक है, ठीक है। और इस हाइपोथेसिस को जो था वो वाल्टर गिलबर्ट ने दिया था 1986 में, ठीक है। तो पहला न्यूक्लिक एसिड आरएनए था, डीएनए क्यों नहीं? तो डीएनए जो है उसको रेप्लिकेशन के लिए जो है वो प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है, और प्रोटीन्स को फॉर्म होने के लिए डीएनए की जरूरत पड़ती है, लेकिन जो आरएनए है उसको प्रोटीन्स की जरूरत नहीं होती फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो इस कारण से जो था वो पहला जो न्यूक्लिक एसिड था वो आरएनए ही रहा होगा अकॉर्डिंग टू आरएनए वर्ड हाइपोथेसिस। इसका जो क्लासिकल एग्जाम्पल है वो है राइबोजाइम। तो ये जो राइबोजाइम है इसके पास कैटालिसिस की भी प्रॉपर्टी है और रेप्लिकेशन की भी प्रॉपर्टी है। तो इस कारण से आरएनए वर्ड हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो है वो आरएनए ही जो है वो फर्स्ट न्यूक्लिक एसिड रहा होगा। तो फिर आगे चल के ये जो यूबायोन्ट्स है इनमें कुछ म्यूटेशंस हुए,
और उन म्यूटेशंस की वजह से जो है वो प्रोकैरियोटिक्स ऑर्गेनिज्म जो है वो फिर इस धरती पर ओरिजिनेट हुए।